अ, पिछले सेशन में हमने बात की थी कि अनिद्रा क्या होती है। अब आप अनिद्रा के बारे में काफ़ी सारी जानकारी रखते हैं, सो हमें उसका अगला कदम बढ़ाना है, जबकि हमारे को ये जानना पड़ेगा कि नींद क्या होती है और उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे उसको हम और बेहतर बना सकते हैं। सो हम नींद के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि या तो आप नींद के बारे में जानना चाहते हैं, आपको अनिद्रा नाम का रोग है जो कि ठीक हो सकता है, और आप अपनी नींद को बेहतर बनाना चाहते हैं। सो अगले 20 से 25 मिनट के बीच में हम कुछ जो खास सवाल होते हैं जो कि हर एक व्यक्ति के मन में होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। नींद क्या होती है या निद्रा क्या होती है? मुझे कितना सोना चाहिए? कब या कौन सा समय सबसे बढ़िया है जबकि सोना चाहिए? जो हमारी नींद है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि इसको रेगुलेट करती हैं ताकि हमारी नींद बेहतर हो या ख़राब हो? और उसके बाद में सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि बेहतर तरीके से सोने के लिए, एक अच्छी नींद के लिए हम क्या करें। अगर हम नींद की बात करते हैं तो ये हमारे शरीर का एक बहुत ही मूलभूत आवश्यकता और फंक्शन है। ये एक ऐसी स्थिति है जबकि हमारे मस्तिष्क का जो संबंध है एनवायरनमेंट से, वो पूरी तरीके से हट जाता है। जब भी हम जगे होते हैं, हमें आसपास के जितनी भी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में घट रही हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर घट रही हैं, हमें उन सब का मालूम पड़ता रहता है। लेकिन नींद के दौरान ये जो आसपास की चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, वो कट जाती है, ताकि हम एक बेहतर नींद की स्थिति बनाए रखें और हम अपने ब्रेन को रिलैक्स कर पाएँ। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं, उस वक्त भी हमारे मस्तिष्क के कई हिस्से जो हैं वो एक्टिव रहते हैं, वो लगातार काम करते रहते हैं, और उनके लगातार काम करने से कई तरह की चीज़ें हमारे मस्तिष्क में होती हैं, हमारे शरीर में होती हैं। जब हम सोते हैं तो बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स जो हैं वो स्रावित होते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को आगे बढ़ने में, उसके रिपेयर में, उसके रिजुविनेशन में मदद मिलती है। एक अच्छी नींद हमारी याददाश्त को आगे बढ़ाने में मदद करती है। नींद के दौरान हमारे शरीर में बहुत सारी गतिविधियां, जिसमें कि हमारे हृदय की गतिविधि है वो धीमी पड़ जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हमारे जो आते हैं उनके अंदर जो गतिविधियां हैं वो कम हो जाती हैं, और ये सारी चीज़ें मिलकर के हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को आराम देने का काम करती हैं और उनके अंदर रिपेयर का प्रोसेस करती हैं, जिससे कि हमारी आयु में वृद्धि हो और हम स्वस्थ रहें। एक बहुत मूलभूत सवाल जिसके बारे में हम सब लोग स्ट्रगल करते हैं और जो अक्सर पूछा जाता है कि मुझे कितना सोना चाहिए। बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है कि उनको कम से कम 8 से 9 घंटे या 7-8 घंटे या 6 घंटे सोना चाहिए। ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने पिछली बार भी बात की थी कि जो नींद की अवधि होती है वो बहुत बहुत पर्सनल और इंडिविजुअलाइज्ड होती है। हो सकता है कि मैं शॉर्ट स्लीपर हूँ, मेरे को कम नींद में ही मेरी नींद की आवश्यकता पूरी हो जाती हो और मैं पूरी तरीके से तरोताज़ा, एक्टिव, एनर्जेटिक, उत्साहित, ऊर्जावान महसूस करूँ। हो उसके उलट
बहुत सारे लोग हैं जिनको दिन में कम से कम 10 या 11 घंटे जब तक वो नहीं सोते, वो पूरी तरीके से ऊर्जावान, उत्साहित महसूस नहीं करते। सो इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ये देखें कि जब आपकी अवस्था 18-20 साल की थी, जब आपकी आयु 18-20 साल की थी, तब आप कितना सोते थे। वो अप्रोक्सीमेटली आपको बताता है कि आपको कितनी नींद की ज़रूरत है। लेकिन एक दूसरी चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि आपकी नींद की ज़रूरत ये हमेशा एक सी नहीं रहती, ये स्थायी नहीं रहती। हम सब के जीवन में अलग अलग घटनाएं होती हैं। कुछ घटनाएं अच्छी होती हैं, कुछ परेशान करने वाली होती हैं, कुछ समय ऐसा आता है जबकि हमें कुछ कार्यों को करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगाने की ज़रूरत है, तो उस वक्त हो सकता है कि हमारी नींद की आवश्यकता कम हो जाए। नींद की जो आपके शरीर की आवश्यकता है वो एक लंबे समय तक जब हम देखें तो उसके हिसाब से बदलती रह सकती है। हमने पिछली बार भी बात की थी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ नींद का जो समय है वो कम होता जाता है, नींद कम गहरी होती जाती है, अनिद्रा की शिकायत बढ़ती जाती है। अगर जिस भी जगह पर आप सो रहे हैं, अगर मान लीजिए वो जगह बहुत ठंडी है, बहुत गर्म है, वहाँ पे उमस है, बहुत शोर है या बहुत तेज रोशनी है, तो उन सब के हिसाब से भी आपकी नींद की ज़रूरत कम हो सकती है। हमने पिछली बार भी बात की थी, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि आपकी नींद की ज़रूरत को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। जो नशीले पदार्थ होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो कि हमें उत्तेजित करते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक जिनमें कैफ़ीन होता है, तंबाकू या हुक्का या बीड़ी या सिगरेट जिसमें निकोटीन होता है। उसके अलावा कुछ अन्य पदार्थ होते हैं जैसे कि कोकेन, जो कि हमारे दिमाग को ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं और हमें नींद की ज़रूरत को कम कर देते हैं। इसके उलट कुछ दूसरे पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि नशीले होते हैं लेकिन हमारी नींद की ज़रूरत को बढ़ा देते हैं, जैसे कि शराब, अफीम, गांजा और कुछ अन्य पदार्थ। इसके अलावा हमारे शरीर में जो दूसरे मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, कई बार जब वो हो जाते हैं तो हमारी नींद की जो समय है और जो नींद की क्वालिटी है उन दोनों पे असर डाल सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी हमें बुखार होता है तो हम लंबे समय तक सोते हैं, फिर भी जो है हम ऊर्जावान या उत्साहित या तरोताज़ा महसूस नहीं करते। बहुत सारी की दूसरी चीज़ें हैं जो कि हमारी नींद, हमें कितना सोना है और उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी हो, उन सबको प्रभावित करती हैं। एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि बहुत कॉमन बिलीफ है, अक्सर लोग ये बोलते हैं कि आपको कम से कम 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। ये चीज़ें हमने पहले भी बात की कि बहुत इंडिविजुअलाइज्ड हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नींद के घंटे कम होते जाते हैं। 50 से 55 साल के बाद में अमूमन 5 से 6 घंटे की नींद रह जाती है, वो भी टूट टूट कर टुकड़ों में आती है। और ऐसी नींद के बाद अगर आप दिन में ऊर्जावान या उत्साहित महसूस करते हैं तो आपको अनिद्रा की शिकायत नहीं है। हम देखें तो अक्सर जो एक नवजात शिशु होता है वो 20 से 22 घंटे सोता है। उसकी नींद लगातार 22 घंटे नहीं बनी रहती, बीच बीच में उसकी नींद टूटती है। 5 साल के बच्चे जो होते हैं, 5-6 साल के, वो अक्सर 14 से 16 घंटे एक दिन में सोते हैं, जिसमें अक्सर 12 से 13 घंटे रात्रि में और 2 से 3 घंटे फिर वो दिन में दोबारा सोते हैं। जो एक हमारे किशोर वय के लोग होते हैं उनमें अधिकतर लोग 8 से 10 घंटे सोते हैं। अधिकतर जो वयस्क हैं वो 6 से 8 घंटे के बीच में सोते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी एक ऐसा जादुई नंबर नहीं है
कि मुझको इतने घंटे सोना है। आपकी नींद की ज़रूरत बेहद व्यक्तिगत है, समय के साथ घटती बढ़ती रह सकती है। सो इस बात से आप परेशान ना हों कि मैं इतने घंटे की मेरे को नींद नहीं आ रही है। एक दूसरा सवाल, मुझे कब सोना चाहिए? अगर आप प्रकृति को देखें तो प्रकृति ने दो तरह के जीव जंतु बनाए हैं। एक वो जीव जंतु हैं जो कि रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, जिसमें अधिकतर शिकारी जानवर होते हैं जैसे कि शेर, चीता, भालू। और दूसरी तरफ वो जानवर होते हैं जो कि दिन में जगते हैं और रात में सोते हैं, जिनमें कि अधिकतर शाकाहारी जानवर आते हैं, गाय, बैल, भैंस, हिरन इत्यादि। अगर आप बात करें कि मानव को प्रकृति ने किस तरीके का डिज़ाइन किया है, तो प्रकृति ने हमें डिज़ाइन किया है कि हम रात को सोएं और दिन में जगें। एक बहुत पुरानी कहावत है कि रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें ताकि आप स्वस्थ रहें, और हमारे पूर्वज हमेशा से यही करते आए हैं। सो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि रात को आप जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें, बजाय इसके कि आप रात को लेट सोएं और सुबह लेट उठें। हम बात करते हैं कि जो नींद हमें आती है वो किस तरीके से आती है। नींद को लाने में कई सारे अलग अलग तरीके के कारक होते हैं। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे मस्तिष्क में कुछ संरचनाएं होती हैं, जिसमें से एक संरचना होती है जिसको हम वेंट्रोलेटरल प्रीऑप्टिक एरिया बोलते हैं। और ये जो संरचना है ये हमें नींद लाने में सहायक होती है। इसके उलट कुछ अन्य संरचनाएं होती हैं जिनको हम असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ये ब्रेन के पिछले हिस्से में शुरू होता है और पूरे ब्रेन के अंदर इसके जो नेटवर्क है फैले होते हैं, और ये हमारे को अवेक, अलर्ट और जगाए रखने में मदद करता है। इन दोनों हिस्सों को कंट्रोल करने के लिए एक तीसरा हिस्सा होता है जो कि हाइपोथैलेमस नामक स्थान पर होता है, और इस स्थान से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं ऑरेक्सिन या हाइपोक्रेटिन। ये ऑरेक्सिन या हाइपोक्रेटिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ये तय करता है कि जो भी हिस्सा शरीर का, चाहे वो नींद लाने वाला हो, चाहे वो हमें जगाए रखने वाला हो, जो भी ज़्यादा एक्टिव है वो अपनी अवस्था में बना रहे। जब भी हम जगे होते हैं तो जो हमने बात की थी वेंट्रोलेटरल प्री ऑप्टिक एरिया या VLPO एरिया, जो कि हमारे को नींद लाने में सहायक होता है, उससे जो सिग्नल्स आते हैं इस एरिया हमारे ARAS वाले हिस्से को, जो कि हमें जगाए रखने में और हमारे को अलर्टनेस बनाने में मदद करते हैं, वो रुक जाते हैं। और ये सिग्नल, ये वाला हिस्सा, जैसा कि हमने बात की थी कि इसकी शाखाएं पूरे मस्तिष्क में फैली होती हैं, तो ये यहाँ से पूरे मस्तिष्क की कार्यविधि को रेगुलेट करता है और हम जगे रहते हैं। इसके उलट रात्रि में जो VLPO एरिया है ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ये अपने जो सिग्नल्स हैं वो इस ARS एरिया को भेजता है ताकि इसकी जो एक्टिविटी है उसको कम किया जा सके। जब इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है तो हम सो जाते हैं। सो ये एक बहुत ही फाइन बैलेंस है जिससे कि हमारे को नींद आती है। मस्तिष्क के ये जो दोनों हिस्से हैं
इसके अंदर बहुत सारे दूसरे और भी कारक होते हैं जो कि हमारे को नींद या जगाए रखने में मदद करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जीन्स का। जीन्स बहुत छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो कि हमें अपने माता पिता से मिलते हैं। कुछ व्यक्तियों में जीन्स इस तरह के होते हैं जो कि नींद के रोगों को, जैसे कि अनिद्रा या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या स्लीप एपनिया को बढ़ाने में मदद करते हैं। जब ऐसे व्यक्तियों में इन रोगों के जीन्स होते हैं तो वो जो हमने पहले बात की पिछली 2 स्लाइड्स में, इन हिस्सों की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। इन हिस्सों की एक्टिविटी हमारी भावनाओं से भी प्रभावित होती है। अगर हम कभी भी हमारी भावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो अच्छी भावनाएं हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो अक्सर हमारी नींद को भगा देती हैं। बहुत सारे वातावरणीय कारक, शोर, तापमान, जो आपके सोने की जगह है वो कितनी आरामदायक है, ये सब चीज़ें हमारी जो सर्किट्स है जिसके बारे में हमने पिछली 2 स्लाइड्स में बात की, उन पे असर डालती हैं और उनकी एक्टिविटी को बदल सकती हैं, जिससे कि हमारी नींद प्रभावित होती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है कि हम किस समय पे सो रहे हैं और किस समय पे जग रहे हैं। जो हमारे सोने जगने का समय है, हमारा ब्रेन उसी चीज़ को याद कर लेता है कि ये सोने का समय है, ये जगने का समय है, और उसी हिसाब से इन सर्किट्स की एक्टिविटी को डिसाइड करता है ताकि हम सो पाएँ या जगे रहें। बहुत सारी व्याधियाँ, बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जो डायरेक्टली इन सर्किट्स को असर डालती हैं, या उनके लिए ली गई दवाइयाँ, जिनको हम बात करते हैं कि वो एक्सटर्नल केमिकल्स हैं या नशीले पदार्थ, ये भी इन सर्किट्स के ऊपर असर डालते हैं, और इस तरीके से अनिद्रा नाम की व्याधि का जन्म होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीन्स कैसे हमारी नींद पर असर डालते हैं। जीन्स बहुत छोटे छोटे हिस्से हैं जो कि हमारे गुणसूत्रों में मौजूद होते हैं। ये हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की हर कोशिका में मौजूद हैं, और जिस भी कोशिका में ये मौजूद होते हैं उस कोशिका की कार्यविधि को ये प्रभावित करते हैं। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि केवल जीन्स आपकी कोशिका में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो बीमारी हो जाएगी। ये जीन्स हमेशा वातावरणीय कारकों से, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जैसा हम बिहेव करते हैं, जैसा अन्न हम खाते हैं, जैसा हम लाइफस्टाइल लीड करते हैं, उन सब से ये इंटरेक्ट करते हैं, और उसके बाद ये जीन्स या तो एक्सप्रेस हो जाते हैं या ये सप्रेस हो जाते हैं। अगर एक्सप्रेस हो जाते हैं तो बीमारी बन जाती है, अगर ये सप्रेस्ड रहते हैं तो वो बीमारी नहीं बन पाती। तो इस तरीके से अकेला जीन होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको बीमारी नहीं होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार में किसी न किसी को अनिद्रा की प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे इमोशंस हमने बात की। अगर मान लीजिए कभी आप बेहद खुश हैं, या आप बेहद गुस्से में हैं, या आप परेशान हैं, चिंतित हैं, या आप दुखी हैं किसी भी वजह को लेकर के, या आपका ध्यान किसी भी काम में लगा हुआ है और आप उसमें पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं उस काम को करने में, सो ये सब इमोशंस, ये सब हमारे जो इमोशंस होते हैं, ये हमारे को जगाए रखने की जो हमारी प्रवृत्ति है उसको बढ़ाते हैं।
सो इन सब इंटेंस इमोशंस में नींद आना मुश्किल होता है। सो बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी भावनाओं पे काबू रखें, जिससे कि हम नींद को ला सकें। हमने बात की वातावरण की। आप सब जानते हैं कि अगर आपका बिस्तर या जो भी आपका सोने की जगह है वो आरामदायक नहीं है, बहुत गर्म या बहुत सर्द है, वहाँ पे बहुत अंधेरा है या बहुत ज़्यादा रोशनी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके अंदर लोग हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं, जिनकी वजह से आप जाग सकते हैं, तो हमारे को नींद आने में दिक्कत होती है। तो बेहद ज़रूरी है कि आपका सोने का जो भी वातावरण है उसको आप इस तरीके से रखें कि वो नींद लाने में सहायक हो और आपके लिए वो आरामदायक हो। हमने बात की थी, आपने देखा होगा कि जब हमारा खाने का समय होता है तो हमें अपने आप भूख लगने लगती है। अगर हमने उस वक्त खाना नहीं खाया और थोड़ा सा समय निकाल दिया तो वो भूख ख़त्म हो जाती है। सेम चीज़ हमारी नींद के साथ होती है। हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे सीखता है। अगर आपका सोने जगने का समय अनियमित है तो हमारे दिमाग में कोई सिग्नल ही नहीं जा पाते कि कब सोना है और कब जगे रहना है। ऐसे में आपको अनिद्रा होने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्लीप प्रेशर। स्लीप प्रेशर का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा देर तक आप जगे रहेंगे, आपके ब्रेन के अंदर एक एडेनोसिन नाम का मेटाबोलाइट होता है जो कि इकट्ठा होता जाएगा, और जितना ज़्यादा ही एडेनोसिन इकट्ठा होता जाएगा उतने ही आपको नींद आने की संभावना बढ़ती जाएगी। सो जितना लंबा समय आप जागे हैं उतनी ही नींद आने की संभावना बढ़ गई है। हम में से बहुत लोग ऐसा करते हैं जो कि शाम के समय या सोने के नियत समय से पहले सो लेते हैं। जैसे ही आप इस तरह का कोई नैप लेते हैं दिन में या शाम के समय, आप अपने ये जो स्लीप प्रेशर आपने बिल्ड किया है इसको कम कर देते हैं। और इसको कम करने की वजह से जब आप बिस्तर पे जाते हैं तो आपको नींद आने की संभावना जो है वो भी कम हो जाती है। तो बेहद ज़रूरी है कि आप दिन में जो छोटे छोटे नैप्स हैं इनको अवॉइड करें ताकि रात्रि को आपको आ सके। बहुत सारे निद्रा रोग जैसे कि अनिद्रा, अतिनिद्रा या सर्केडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर, जिसमें कि हमने बात की थी कि लोग जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं या लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं या जिनका कोई शेड्यूल मेंटेन नहीं होता, इस तरह की बीमारियां आपकी नींद में बाधा डाल सकती हैं। इनका उचित उपचार और निदान दोनों ज़रूरी हैं। बहुत सारे दूसरे मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जो कि आपकी भावनाओं को बदल सकते हैं, आपके शरीर में दर्द पैदा कर सकते हैं या कोई डिस्कम्फर्ट पैदा कर सकते हैं, और ये आपकी नींद को लाने में बाधक हो सकती हैं। तो बेहद ज़रूरी है कि अगर कोई और मेडिकल डिसऑर्डर है जो कि आपकी नींद में बाधा डाल रहा है तो आप चिकित्सक से मिलके उसका पूरा उपचार करें। कुछ केमिकल्स या रसायन जो कि हमारे शरीर से बाहर के होते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, नशीले पदार्थ या कुछ दवाइयाँ, ये हमारी नींद को प्रभावित कर सकती हैं। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं जो कि आपकी नींद को प्रभावित कर सकती है तो कृपया उसका सेवन कम से कम करें। अगर कोई दवाई आपको किसी वजह से दी गई है तो अपने चिकित्सक से बात करें और उनको बताएं कि ये दवाई आप ले रहे हैं जो कि नींद में या तो बाधा डाल सकती है या नींद की अवधि को बढ़ा सकती है। पिछले हफ्ते हमने आपको एक काम दिया था कि आपको स्लीप डायरी भरनी है। आपने ये स्लीप डायरी हमारे को भरी। इससे हमें काफ़ी जानकारी मिली है जो कि हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए कि आपके सोने और जगने का समय बड़ा ही अनियमित है।
कभी आप बिस्तर पे रात को 9 बजे चले जाते हैं, कभी आप रात को बिस्तर पे 10 बजे या 11 बजे के बीच में जाते हैं। तो ये आपके सोने का समय है जो बेहद अनियमित है। इसी तरीके से आपके जगने का समय भी सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में बदलता है। कुछ दिन में आप सुबह 5 बजे या 6 बजे भी उठे हैं। सो ये जो अनियमित समय है ये डेफिनेटली आपकी नींद में बाधा डालेगा, जैसा कि हमने ऑलरेडी बात की है। दूसरा, ये स्लीप डायरी हमें बताती है कि जब आप बिस्तर पे चले जाते हैं उसके बाद भी करीब करीब आपको आधा घंटे से लेकर के 2 घंटे लगते हैं जिसमें आपकी नींद शुरू नहीं हो पाती। एक बार नींद शुरू हो जाए उसके बाद भी कई दिनों तक हमने ये देखा है कि रात में आपकी नींद टूट जाती है, या कई दिनों में ऐसा भी हुआ है कि आप सुबह जो आपका जगने का समय है जो जिस पे आप जगना चाहते हैं उससे आप जल्दी उठ गए हैं, तो आपको नींद में तीनों तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा आपकी इस डायरी से जब हमने आपसे पूछा तो आपने बताया कि कई बार आप बिस्तर पे चले जाते हैं अगर आपको नींद नहीं आ रही होती है, आपकी नींद टूट जाती है, फिर भी अपनी थकान को कम करने के लिए आप बड़े लंबे समय तक बिस्तर पे समय बिताते हैं। दिन में आपको नींद नहीं आ रही होती फिर भी आप कोशिश करते हैं बिस्तर पे लेट कर के और अपनी रात की नींद को पूरा करने के लिए, जो कि हमने जैसे बात की है कि आपकी नींद लाने में रात में बाधा हो सकती है। आपका जो बिस्तर पे बिताया गया समय है वो बेहद ज़्यादा है। इसके कंपैरिजन में जो आपको बिस्तर पे बिताए गए समय में जितनी देर आपको नींद आती है वो बेहद कम है। इस तरीके से हम आपकी स्लीप एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि आपकी स्लीप एफिशिएंसी करीब करीब 70% है, यानी कि जितना भी समय आप बिस्तर पे बिताते हैं उसमें केवल 70% समय ही आप सो पाते हैं। और ये जो चीज़ है ये आपके नींद को लंबे समय तक लाने में बाधा डाल सकती है। तो हमें इसके बारे में कोई ना कोई आगे करेक्टिव स्टेप लेना होगा। जो आपने क्वेश्चनियर्स भरे हैं कृपया ही अपने चिकित्सक को दिखाएं। इनके स्कोर को अपने आप इंटरप्रिटेशन ना करें। ये हमारे को आपकी नींद को गेज करने में, उसमें क्या और आगे बदलाव करने हैं उन सब को लाने में, उन सब को डिसाइड करने में मदद करेंगे। पिछले हफ्ते आपने स्लीप डायरी भरी थी। इस हफ्ते हमें क्या नया करना है? हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में आपसे नींद के बारे में बात की कि नींद कैसे रेगुलेट होती है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि हमारी नींद को लाने में सहायक हो सकते हैं। इसी जो नींद को लाने में सहायक हो सकते हैं उसमें एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन मतलब एक ऐसी टेक्निक जो कि हमें नींद आने की संभावना बढ़ा देती है। इस टेक्निक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको करनी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नहीं करनी है। पहले हम बात करेंगे कि आपको क्या करना है। इस हफ्ते आप कोशिश करेंगे कि आपके सोने जगने की जो दिनचर्या है वो नियमित रहे, उसमें ज़्यादा बदलाव ना आए। आपके सोने का जो वातावरण है, जिस भी कमरे में आप सोते हैं वो कंफर्टेबल हो ताकि आप ढंग से नींद ले पाएँ। सोने से पहले 15 से 20 मिनट आप चहलकदमी अवश्य करें। ये चहलकदमी आपको नींद लाने में सहायक होगी। नींद अपना जो आप दिन भर का आखिरी खाना लेते हैं जिसको हम डिनर बोलते हैं इंग्लिश में, वो सोने से कम 2 घंटे पहले ले लें। आप बिस्तर पे जाने से पहले अगर असहज महसूस कर रहे हो तो आप नहा भी सकते हैं जिससे कि आप तरोताज़ा महसूस करें। ये आपको नींद लाने में सहायक होगा। क्या क्या आपको नहीं करना है?
दिन में आपको नैप्स नहीं लेने हैं, दिन में आपको नहीं सोना है। शाम को 4 बजे के बाद किसी भी तरह की पदार्थ जो कि आपकी उत्तेजना बढ़ा सकता है, जैसे कि कॉफ़ी, चाय, कैफ़ीन, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब आप अवॉइड करें। तंबाकू से बने दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे कि सिगरेट, ये आप अवॉइड करें। शाम के समय हैवी एक्सरसाइज ना करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। सोने से पहले जो आपका खाना है वो न तो बहुत भारी हो और न इतना हल्का हो कि रात को आपको भूख लगे और आपकी नींद टूट जाए। कोशिश करें कि बिस्तर में लेट करके आप किसी भी तरह का स्क्रीन, चाहे मोबाइल हो, टैबलेट हो या कोई कंप्यूटर हो या टीवी हो, वो आप ना देखें। ये सारे स्क्रीन्स में आप जो प्रोग्राम देखते हैं वो आपके मस्तिष्क की उत्तेजना को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी नींद में बाधा आ सकती है। ये सारे स्क्रीन्स जो हैं इनसे लाइट निकलती है और ये जो लाइट निकलती है ये आपके मस्तिष्क में एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है जिसको हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं या पीनियल ग्रंथि बोलते हैं। ये ग्रंथि जब भी हमारी आँखों के सामने अंधेरा होता है तो ये सिग्नल पीनियल ग्लैंड को मिलता है और ये एक हार्मोन का स्रवण करती है जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन, और ये मेलाटोनिन नींद लाने में सहायक होता है। अगर आप बिस्तर में लेट के सोने से जस्ट पहले अगर आप तेज़ रोशनी वाले स्क्रीन्स देख रहे हैं या आप तेज़ रोशनी में हैं तो इस मेलाटोनिन का सिक्रीशन नहीं होता और आपको नींद आने में समय लगता है। बेहद कोशिश करें कि आप सोने से पहले अल्कोहल या शराब ना लें। शराब जहाँ पर तुरंत नींद लाने में सहायक होती है, दूसरी तरफ जैसे ही शराब का असर ख़त्म होता है तो आपकी नींद टूट जाती है। सो लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति शराब लेता है तो ये नींद लाने में सहायक नहीं होती बल्कि नींद लाने में बाधा पैदा करती है। सो आप कोशिश करें कि आप अल्कोहल ना लें। बहुत लोग होते हैं जो कि बिस्तर में लेट करके नींद नहीं आ रही तो बार बार घड़ी देखते रहते हैं, और जब भी घड़ी देखते हैं तो हमारी जो भावनाएं होती हैं वो उसमें एक चिंता आती जाती है कि कितना समय हो गया, मेरे को नींद क्यों नहीं आ रही। हमने बात की थी कि इस तरह की जो भावनाएं होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नकारात्मक भावनाएं हों जैसे कि चिंता, गुस्सा, परेशानी, ये सब नींद लाने में बाधक होती हैं। सो प्लीज़ आप सोने से पहले या जब नींद नहीं आ रही हो तो घड़ी ना देखें, ये आपकी नींद में बाधा को और बढ़ाएगी। सो इस जानकारी के साथ ही हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं। आपके लिए कुछ होमवर्क है जो कि अगले सेशन से पहले आपको करके लेके आना है। इस हफ्ते भी पिछले सप्ताह की तरह आप स्लीप डायरी बनाते रहेंगे। आप ये भी जानने की कोशिश करें और इसको नोटिस करें कि जब भी आपको नींद नहीं आती आप क्या करते हैं। इसका एक रिकॉर्ड रखें, अगली बार अपने साथ लेके आएं, और अगर आपके चिकित्सक ने आपको दवाइयाँ दी हैं तो उनको बिना नागा, बिना गलती के लेते रहें। इन शुभकामनाओं के साथ कि आपको एक अच्छी नींद आएगी, अभी हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।